हेलो बच्चों, माय नेम इज़ गुलरेज अहमद। दिस इज़ माय चैनल गुलरेज एक्सीलेंट क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का आखिरी लेक्चर 10, जिसमें हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या बात करेंगे उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर का नाम था हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न एंड सेल डिवीज़न, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। हम लोगों ने इसके अंदर प्रीवियस लेक्चर जो लेक्चर हमारा 9 था, प्रीवियस लेक्चर नंबर 9 जो था, उसमें हम लोगों ने मेटाफेज फर्स्ट की बात कर ली थी। मियोसिस चल रहा था, उसमें हम लोगों ने मेटाफेज फर्स्ट की बात की थी और एनाफेज फर्स्ट की बात की थी। इसके अंदर एनाफेज फर्स्ट में एनापोलैडी होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली। एनापोलैरिटी यानी अनइवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी सेल में कैसे हो जाते हैं, सेट कैसे खराब हो जाता है क्रोमोसोम का, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। अनइवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं, अनइवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं एनापोलैरिटी। इसके बारे में हम लोगों ने फुल डिटेल देख लिया था। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 10 और लेक्चर 10 और ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। इसमें हम लोग बात करेंगे टीलोफेज फर्स्ट की, जो हमें लेक्चर 9 में ही कर लेना चाहिए था लेकिन रह गया था किसी वजह से। टीलोफेज फर्स्ट की बात कर लेंगे हम लोग, और हम लोग इसमें बात करेंगे मियोसिस सेकेंड की, मियोसिस सेकेंड। और इसके बाद साइटोकाइनेसिस भी होगा, क्योंकि यहाँ पे भी साइटोकाइनेसिस होगा, ये भी एक एम फेज है, तो यहाँ पर भी एक साइटोकाइनेसिस होगा। उसमें तो कैसा होता है बोल। इधर से स्विच है, सबसे लास्ट में इधर स्विच है, इससे दबाना है। जो प्लग लगा रहता है। इधर नहीं प्लग लगता नहीं, अरे स्विच इधर है, सिर्फ डिस्क के पास स्विच होगा, उसको बस दबा देना। तो हम लोग बात करेंगे आज टेलोफेज फर्स्ट की, फिर हम लोग मियोसिस सेकंड पे चलेंगे। मियोसिस सेकंड जस्ट लाइक माइटोसिस होता है, यहाँ हम देखेंगे। जो माइटोसिस जिन्होंने पढ़ लिया उसको तो बस इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस एक बार वो देख ले, क्लियर हो जाएगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को पूरे अंत तक देखें और लेक्चर पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग नए हैं प्लीज़। सो हम स्टार्ट करें, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं जहाँ पे बात हमें करना है टीलोफेज फर्स्ट की। टीलोफेज फर्स्ट, अब टीलोफेज फर्स्ट को समझना है, शुरू से आते हैं, शुरू से आते हैं कि हम लोगों ने मेटाफेज फर्स्ट में क्या देखा था, क्या हुआ था मेटाफेज फर्स्ट में। यहाँ से हम देख लेते हैं। मेटाफेज फर्स्ट में जो क्रोमोसोम थे वो कैसे थे, होमोलोगस पेयर बना हुआ था। जो क्रोमोसोम थे वो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम था, पेयर ऑफ होमोलोगस, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम थे, पूरा का पूरा एक पेयर था। और ये एक प्लेट पे अरेंज हो गया था, इक्वेटर पे अरेंज हो गया था। चलो यहाँ पे हम बता देते हैं, ये आपका सेंट्रोजोम्स है, ये मेरा सेंट्रोजोम्स है। यहाँ से निकलेगा स्पिंडल फाइबर, यहाँ से निकलेगा स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर ये है स्पिंडल फाइबर। इस तरीके से इसके साथ अटैच होता था। काइनेटोकोर यहाँ पे मौजूद है सेंट्रोमेयर के पास, वहाँ से अटैच होता था और टू इक्वेटोरियल प्लेट यहाँ पे बना लेता था। टू हम मेटाफेजिक प्लेट बोला करते हैं इसको, यहाँ पे टू मेटाफेजिक प्लेट, एक दो।
इस पूरे सेट को हम लोग बोलते थे बाईवेलेंट या फिर टेट्राड। फिर जब ये एनाफेज फर्स्ट में पहुंचा, जब ये एनाफेज फर्स्ट में पहुंचा तो वहां पे इसका डिसजंक्शन हो गया। एनाफेज फर्स्ट में क्या देखे थे कि इसका डिसजंक्शन हो गया। ये जो जंक्शन है यहां पे ये टूट गया, इसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। ये डिसजंक्शन हुआ यहां, डिसजंक्शन हुआ यहां। तो डिसजंक्शन के बाद ऐसा होगा हालात। ऐसा हुआ हालात। इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम अपने पेयर से अनपेयर हो गए, सेपरेट हो जाते हैं। ये हमने एनाफेज फर्स्ट में देखा था कि इसका डिसजंक्शन हो गया, इस तरीके से सेपरेट हो गए हैं। यानी कि जो टेट्राड थे अब वो डायाड बन गए। अब इस सेट को तुम क्या बोलोगे? डायाड बोलोगे। तो टेट्राड से यहाँ पे डायाड बने। यहाँ था टेट्राड और यहाँ पहुंचते पहुंचते वो बन गया था डायाड। ठीक है, क्रोमेटिड्स नहीं बोल सकते, अभी ये पूरा क्रोमोसोम है, अपने डायाड फॉर्म में है, दो क्रोमेटिड के साथ मौजूद है। इसके बाद क्या होगा कि ये जो डायाड है वो अपने रेस्पेक्टिव पोल्स की तरफ जाएंगे। ये इसका एक पोल है, ये एक पोल है, इस पोल्स की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे। ये वाला स्टेप टीलोफेज फर्स्ट का होगा। टीलोफेज फर्स्ट में होगा क्या कि डायाड मूव टुवर्ड या रीच, ऐसे बोलो, डायाड रीच दियर रेस्पेक्टिव पोल्स, रेस्पेक्टिव पोल्स, अपने रेस्पेक्टिव पोल्स की तरफ चले जाएंगे एंड डीकंडेंस हो जाएंगे। आपने पहली बात, आप रेस्पेक्टिव पोल की तरफ जाएंगे ऐसे। पहले मैं ये कर लेता हूं, डायाड अपने रेस्पेक्टिव पोल पे जाएंगे। कुछ इस तरीके से लुक आएगा, किस इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि यहां तक अपने पोल से थोड़ा और करीब कर देते हैं, पोल्स के और करीब कर देते हैं। कैसे? इस तरह से अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ आ गया। ये कंडीशन है। इस तरह से अपने रेस्पेक्टिव पोल के पास पहुंचने के बाद क्या होता है, इसमें डीकंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। ये डीकंडेंस हो जाएगा, डीकंडेंस हो जाएगा, डीकंडेंस हो जाएगा। जब कंडेंस्ड हुआ था तब क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम में तब्दील हुआ था। अब जब डीकंडेंस होगा तो क्रोमोसोम क्रोमेटिन में तब्दील हो जाएगा और कुछ इस तरीके से लुक आएगा। कुछ इस तरह से लुक आएगा। यहां पे ये जो क्रोमोसोम है वो इस तरीके से डबल डबल कर दे रहा हूं मैं, डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन में तब्दील हो जाएंगे। यहां पे तक क्रोमोसोम ही है, डायाड ही है और ये डायाड इस वक्त क्रोमोसोम है। लेकिन जब डीकंडेंस हो जाएगा, जब डीकंडेंस हो जाएगा तो ये क्रोमेटिन बन जाएगा। ये बन गया क्रोमेटिन। डीकंडेंसेशन के बाद ये क्रोमेटिन बन जाएगा और उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है रीअपियर हो जाएंगे, रीफॉर्म हो जाएंगे और इस सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाएगा।
यहाँ पे इस टीलोफेज खत्म हो जाता है, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं इसके अंदर, मतलब दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगा। बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है वो भी आ जाएंगे, यहाँ पे भी एक माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, इस तरह से बना लो, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। अगर गोल्गी बॉडी है तो वो गोल्गी बॉडी भी आ जाएगा, न्यूक्लियोलस अगर डेवलप होना है तो वो भी आएगा, सब डेवलप हो जाएगा। जो चीज़ प्रोफेज फर्स्ट में गायब हुआ था, अब वो सारी चीज़ टीलोफेज फर्स्ट में वापस आ जाएगा। तो प्रोफेज फर्स्ट से टीलोफेज फर्स्ट एक दूसरे का उल्टा होता है, सब कुछ आ गया वापस, सबको वापस आ गया। तो हुआ क्या क्या है, यही चीज हमको लिख लेना है, चाहे तो डायग्राम काफी है आपको समझने के लिए कि इस वाले टीलोफेज के अंदर हुआ क्या। जो डायाड थे, टेट्राड से जो डायाड बने हुए थे, वो डायाड अपने रेस्पेक्टिव पोल्स की तरफ जाएंगे और उसमें डीकंडेंसेशन होगा, यानी डीकंडेंस होके क्रोमोसोम, डायाड जो क्रोमोसोम था वो क्रोमेटिन के फॉर्म में तब्दील हो जाया करेगा। बस ये पढ़ा था हम लोगों ने, काफ़ी है इसके बारे में जानना, इससे ज़्यादा इसके बारे में अभी हमें जानना होना नहीं है, हमें जानना वगैरह नहीं है। तो जो जो बातें कही है वो सब मैं लिख देता हूँ, नोट कर देता हूँ। चलो नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या बातें थी। तो इवेंट्स करके हम लिखते हैं कि क्या क्या चेंज आया इसके अंदर, वो मैंने दिखा तो दिया। अब सेंटेंस कि हुआ क्या कि इसमें डायाड, जिसको मैं क्रोमोसोम भी कह रहा हूं, फिलहाल ये क्रोमोसोम के फॉर्म में है डायाड, क्रोमोसोम के फॉर्म में है डायाड, मूव या रीच एट या रीच दियर रेस्पेक्टिव पोल, रेस्पेक्टिव पोल्स, अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पे चले गए, पोल्स पे पहुंच गए, एंड डीकंडेंस हुआ, एंड डीकंडेंस्ड इनटू क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के फॉर्म में डीकंडेंस हो गया, अपने क्रोमेटिन के फॉर्म में डीकंडेंस हो गया, डी हो गया कंडेंस। दूसरा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गए थे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगा, बाकी भी सारे ऑर्गेनेली भी रीडेवलप हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे, जैसे कि न्यूक्लियोलस गायब हो गया था वो आ जाएगा, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, छोड़ो माइटोकॉन्ड्रिया तो कभी गायब होता ही नहीं है, क्या करते हैं मैंने, ठीक है। गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या हो जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे, दोबारा से आ जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे। यह बस इतना ही है टीलोफेज फर्स्ट में। आप तो बिल्कुल खत्म पे है, तो बस खत्म जैसी चीजें थोड़ा थोड़ा है। अब हम लोग इसको खत्म समझते हैं कि ये फिनिश हो गया है, और हमें बात करनी है, अब हमें मियोसिस सेकंड की बात करनी है। लेकिन मियोसिस फर्स्ट खत्म होने और मियोसिस सेकंड को शुरू होने से पहले बीच में एक फेज आता है छोटा सा, इंटरकाइनेसिस, गैप मानते हैं हम उसको, एक गैप फेज आता है, उसको हम लोग इंटरकाइनेसिस बोल रहे हैं, इंटरकाइनेसिस बोल रहे हैं। तुम देखो यहाँ पे इंटरकाइनेसिस क्या चीज होता है, एक अब हमारा यहाँ पे इंटरकाइनेसिस होगा, छोटा सा एक गैप होता है जो हमने शुरू में बात किया था, उसको देखोगे पिछले लेक्चर में तुमको पता पड़ जाएगा। जो लोग पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लीज जाके सारे लेक्चर देखे, सीक्वेंस में देखे, तब जाके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। इंटरकाइनेसिस में होता क्या है, तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशंस, जनरली सेंट्रियोल डुप्लीकेशन का काम प्रोफेज में होना था, लेकिन यहाँ पे चूंकि मियोसिस सेकंड को बहुत जल्दी खत्म करना है, तो पहले ही सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन के लिए यानी सेंट्रियोल को बनाने के लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो प्रोटीन इसी फेज में आता है। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होने का मतलब सेंट्रोजोम का फॉर्मेशन, सेंट्रोजोम्स फॉर्मेशंस, ट्यूबुलिन प्रोटीन वगैरह इसी फेज में आती है।
यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट में नहीं आएगी। नहीं, फिर से दोबारा से सेल साइकिल तो होगा नहीं, दोबारा से G1 S और G2 फेज तो होगा नहीं। जनरली एस फेज में ये सब कुछ हो जाता था, लेकिन अब तो होगा नहीं, आए नहीं है बीच में, तो कम से कम सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कर दिया जाए। बाकी चीजों की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें ऑलरेडी मौजूद है, अभी बाकी है। अब हमारा स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे मियोसिस सेकंड। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है अपना मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड को मैं कह रहा हूं ये जस्ट लाइक माइटोसिस है, तो ये कैसा डिवीजन हो जाएगा, इसी की तरह ये इक्वेशनल डिवीजन हो जाएगा। यानी मियोसिस फर्स्ट हमारे लिए रिडक्शनल डिवीजन था, और ये इक्वेशनल डिवीजन हो जाएगा, इक्वेशनल डिवीजन हो जाएगा। और मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन होता है। सिर्फ मियोसिस फर्स्ट की वजह से हम लोग मियोसिस को ही रिडक्शनल डिवीजन मानते हैं। ये तो बिल्कुल मेटाफेज की तरह, मैं क्या कहता हूं, माइटोसिस की तरह है ये बिल्कुल, पर है मियोसिस का हिस्सा। लेकिन मियोसिस का एक ऐसा हिस्सा है जो माइटोसिस की तरह ही है, क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन का क्या मतलब मैंने बताया था कि डिवीजन के बाद भी डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम घटते नहीं है, जितना पेरेंट सेल में होते हैं उतना ही डॉटर सेल में होते हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता। अब एक और बात लिख दो इसमें कि जस्ट लाइक माइटोसिस, मियोसिस जस्ट लाइक माइटोसिस होता है, जस्ट लाइक माइटोसिस होता है। मियोसिस जो होता है वो जस्ट लाइक माइटोसिस होता है, और इसके अंदर जो फेजेस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे कि माइटोसिस में होता था, प्रोफेज होता था, यहाँ पे प्रोफेज सेकंड होगा, प्रोफेज सेकंड होगा, प्रोफेज सेकंड होगा, प्रोफेज सेकंड होगा। तो प्रोफेज सेकंड कैसा है, तो जस्ट लाइक प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, जस्ट लाइक प्रोफेज, प्रोफेज खाली कह दिया मतलब माइटोसिस का प्रोफेज, उसी की तरह है। उसमें क्या होता था, प्रोफेज के में क्या होता था, कंडेंसेशन होता था, क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता था। तो यहां पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन होता है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होगा तो फिर क्या होगा, इनटू क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। और क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन वहां भी होता था, और मैं ब्रेक डाउन यहां पे भी होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाएगा। और क्या, बाकी ऑर्गेनेली जैसे कि न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह की जो ऑर्गेनेली थे वो डिसअपियर हो रहे थे ना प्रोफेज में, तो यहाँ पे भी वही होगा कि डिसअपियर हो गया, टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, डिसअपियर हुआ सर। और सेंट्रोजोम का फॉर्मेशन तो यही हो गया था, लेकिन जो ये सेंट्रोजोम्स है वो अपने अपोजिट पोल पे यहां पे जाते हैं। सेंट्रोजोम्स मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स, मूव टुवर्ड अपोजिट पोल एंड अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं। एंड स्पिंडल फाइबर अराइज एंड प्रोड्यूस स्पिंडल फाइबर, एंड स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस कर देते हैं, स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस कर देते हैं। कैसा कंडीशन होगा, अगर ये सारी बातों को मैं डायग्राम में दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा मैं तुमको, इस तरह से। एक सेकंड, यहां था ना, इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हुआ, पड़ा हुआ, दो न्यूक्लियस था ना, तो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डाउन ब्रेक डाउन होगा, इस तरीके से यहां पे भी बनाना पड़ेगा हमको। सेंट्रोजोम अपोजिट पोल पे गए थे, तो यहां पे एक सेंट्रोजोम रहेगा,
और यहाँ पे एक सेंट्रोसोम्स रहेगा। ये तो पुराना वाला है। नया वाला जो बना था वो यहाँ पे एक सेंट्रोसोम्स रहेगा, एक सेंट्रोसोम्स यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखो 4 सेंट्रोसोम्स दिखाई देंगे, नहीं 4 पोल दिखाई दे रहा। अंदर क्रोमोसोम बन चुका है, इस तरह से बना दो कि यहाँ पे जो है ना क्रोमोसोम बन चुका है। यहाँ पे क्रोमोसोम ऐसे बन चुका है, क्रोमोसोम इस तरह से बन चुका है। यहाँ ये क्रोमोसोम बन चुका है। थोड़ा सा साफ साफ देखो, ऐसे बना देता हूँ, या क्रोमोसोम बन चुका है। एक लाइन में मत रखो अभी, एक लाइन में नहीं रहेगा अभी इधर उधर बिखरा रहेगा। सेंट्रोमियर के साथ ये क्रोमोसोम बन चुका होगा। इस तरीके से अपोजिट पोल पे सेंट्रोसोम जा चुके होंगे और यहां से स्पिंडल फाइबर निकल के यहां तक ऐसे कुछ आ चुका होगा। ये कंडीशन रहेगा। यहाँ पे न्यूक्लियस डिसअपियर हो चुके हैं, गोल्गी बॉडी डिसअपियर हो चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो चुका है, क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम में तब्दील हो गए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो ब्रेक डाउन हो चुका है, सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर अराइज हो गया। जो कुछ लिखा है वो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। क्लियर? अगला, चलो ऐसे मूव कर देते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं और यहीं पे बात कर लेते हैं। किसकी बात करने वाले हैं हम? अब हम लोग सही, अब हम एक मूव कर लिया। मेटाफेज सेकंड आ जाता है। प्रोफेज सेकंड की तरह मेटाफेज भी माइटोसिस के मेटाफेज से मिलता जुलता है। इसको भी हम कुछ कहेंगे नथिंग बट इट इज जस्ट लाइक मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, मेटाफेज ऑफ माइटोसिस उसकी तरह दिखाई दे रहा, बिल्कुल उसकी तरह। उसमें क्या हो रहा था वही चीज इसमें होगा। क्या क्या वहां पे होता था? वहां पे होता था कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, ऑल क्रोमोसोम्स, उससे पहले ये वाला इवेंट्स, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी एनम जो है कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब नहीं रहेगा इसमें, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। और क्रोमोसोम्स, ऑल क्रोमोसोम, जो भी क्रोमोसोम्स हैं जितने भी है, ऑल क्रोमोसोम्स कम्स इन साइटोप्लाज्म, जो जो वहां पे बात हुई थी वही कम्स इन साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गया है तो अब तो सिर्फ साइटोप्लाज्म बचा, सब कुछ निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा जो कुछ था न्यूक्लियस के अंदर। एंड ऑल क्रोमोसोम्स align at सिंगल मेटाफेजिक प्लेट या सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट बोलोगे तुम, इसको हम लोग मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं। तो यहां पे एक ही बनेगा। हम लोगों ने जब मेटाफेज फर्स्ट देखा था तो वहां पे 2 मेटाफेजिक प्लेट बन रहे थे, 2 इक्वेटोरियल प्लेट बन रहे थे। यहां पे एक ही सिंगल है, उसी की तरह, कैसे तरह मेटाफेज की तरह सिंगल मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेज प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट बना था। मेटाफेजिक प्लेट बना था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, एक बात तो ये।
all chromosomes comes in cytoplasm and all chromosomes align at arrange at single equatorial plate that is called the metaphasic plate. सब पे उसी पे आ गए हैं, ठीक है. And spindle fiber get attached with kinetochore of each chromosomes. Kinetochore of each chromosomes. सब कुछ क्लियरली विजिबल होगा. जैसे हम लोग मेटाफेज में बात करते थे, जो कुछ भी हमने लिखा है उसको देखो कैसा, मतलब कंडीशन मेरा कहने का मतलब कंडीशन कैसा हो गया होगा मेटाफेज सेकंड के अंदर. मेटाफेज सेकंड के अंदर कंडीशन कैसा हो गया होगा, इस तरह का कंडीशन हो गया होगा. देखोगे तो नहीं, इस तरीके से हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मेटाफेज सेकंड है और यहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ से खत्म हुआ है, तो इधर एक सेंट्रोसोम्स था, इधर एक सेंट्रोसोम्स था. यहाँ पे तो चार चार हमें सेंट्रोसोम्स देखना है. इधर एक सेंट्रोसोम्स था, इधर एक सेंट्रोसोम्स था और सब कुछ अलाइन हो गया है उसके साथ. तो अलाइन होने के बाद क्रोमोसोम इस तरह से और इस तरह से, यहाँ पे भी इस तरह से एक्स जैसा बना देता, इस तरीके से ऑरेंज अलाइन हो गया होगा. एक ही प्लेन में आ रहा है, सिंगल ऐसे प्लेन में आ रहा है, सिंगल प्लेन में आ रहा है. यहाँ पे सेंट्रोमेयर और काइनेटोकोर होता है, ये तुम्हें सब पहले से पता है. और ये स्पिंडल फाइबर एराइज होता है यहाँ सेंट्रोजोम से और यहाँ पे अटैच्ड रहता है और इसी के खींचने की वजह से ये सब कुछ अलाइन हुआ है. इस तरह से ऐसा कुछ लुक बनेगा वहाँ पे, एक सिंगल इक्वेटोरियल प्लेन बनेगा. इसको हम कहेंगे मेटाफेजिक प्लेट. मेटाफेजिक प्लेट या प्लेन, मेटाफेजिक ये प्लेट है और उसी पे सारे क्रोमोसोम अलाइन हो चुके हैं. जो कहा था वो सब कुछ है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई दे रहा है. ऑल क्रोमोसोम्स कम्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी बचा हुआ है. ऑल क्रोमोसोम अलाइन एट ए सिंगल प्लेट, देखो सिंगल प्लेट पे क्रोमोसोम अलाइन हो जाता है. तो वो जो प्रोफेस सेकंड के अंदर हम लोगों ने जो देखा था कि स्पिंडल फाइबर निकल रहा था लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टुकड़ा था, इसलिए जाके अटैच नहीं होता. यहाँ पे जाके अटैच होता है, अटैच होकर खींच के उसे एक लाइन में लेके आ जाता है. स्पिंडल फाइबर गेट अटैच्ड विद काइनेटोकोर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स, अटैच हुआ और उसके बाद खींच के एक लाइन में ले आता है. अब चूंकि हम लोग मेटाफेज में डिटेल में सारी बातें कर ली है, यहाँ पे इसीलिए शॉर्ट में बात कर रहे हैं कि बिल्कुल वैसा ही सब कुछ हो रहा. बस फर्क क्या है कि वहां पे दो सेंट्रोसोम्स था, वहीं से स्पिंडल फाइबर अराइज होते थे और इक्वेटोरियल प्लेन बनता था. सिंगल वहां बनता था, सिंगल यहाँ पे बन रहा है. बस वहां पे नंबर्स कम थे, यहाँ नंबर ज्यादा है. सेंट्रोसोम का, स्पिंडल फाइबर का, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी यहाँ पे अब ज्यादा दिखेंगे उसके कंपेयर में. तो ये हमारा मेटाफेज सेकंड हो गया. तो आगे का हमारा है एनाफेज सेकंड. थर्ड जो हैगा वो एनाफेज सेकंड है. एनाफेज सेकंड है. थर्ड हमारा एनाफेज सेकंड है. एनाफेज सेकंड है. एनाफेज सेकंड भी जस्ट लाइक एनाफेज की तरह, जस्ट लाइक एनाफेज, जस्ट लाइक एनाफेज, एनाफेज की तरह ही है. एनाफेज की तरह ही है. तो क्या होता था एनाफेज में, क्या होता था? सेंट्रोमियर स्प्लिट होता था. यहां पे भी सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा और क्रोमेटिड सेपरेट होते थे एनाफेज में. यहां पे भी होगा ऐसे, यहां पे भी ऐसे ही होगा.
सेंट्रोमियर स्प्लिट करो, हमारे पास इस तरह के क्रोमोसोम थे, तो थोड़ा अच्छे से बना लो, ऐसे बना लो। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा आने में डायग्राम छोटा है ना, इसलिए मैं ऐसे बनाया हुआ था। क्या सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा। अब सेंट्रोमियर स्प्लिट जब होगा ये क्रोमेटिड्स अलग हो जाएगा, ये क्रोमेटिड्स अलग हो जाएगा और ये क्रोमेटिड्स अलग हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इस तरह से नहीं, एक क्रोमेटिड्स ऐसे हो जाएगा, एक क्रोमेटिड्स ऐसे हो जाएगा, ये क्रोमेटिड्स ऐसे हो जाएगा, ये क्रोमेटिड्स ऐसे हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे थे, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाने क्योंकि ऐसे क्लियर नहीं हो पा रहा, तो डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, बड़ा साइज का कर लेते हैं। यहाँ पे अपना एक सेंट्रोसोम्स था और यहाँ पे भी एक अपना सेंट्रोसोम्स था। सेंट्रोसोम्स था। सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो गया, अनक्रोमेटिड सेपरेट हो जाता है। तो सेंट्रोमेयर हम यहाँ पे जैसे क्रोमोसोम बने स्प्लिट हो गया, सेंट्रोमेयर यहाँ पे इस तरह से स्प्लिट हो गया है। स्प्लिट हो गया, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो गया यहाँ पे, एंड क्रोमेटिड्स गेट सेपरेटेड। इसको स्प्लिट किसने किया? स्पिंडल फाइबर ने खींचा। सब कुछ एनाफेज में जाके देखो, पता चल जाएगा। जब स्पिंडल फाइबर खींचते हैं तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, सेंट्रोमियर यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, क्रोमेटिड्स गेट सेपरेटेड, एंड क्रोमेटिड्स जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, गेट सेपरेटेड, गेट सेपरेटेड, क्रोमेटिड्स गेट सेपरेटेड, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो, क्रोमेटिड गेट सेपरेटेड होगा। आगे थोड़ा सा एनाफेज सेकंड में ही थोड़ा सा और आगे देखते हैं तो होता क्या है, होता क्या है यहाँ पे कि ये जो क्रोमेटिड्स है ना, क्रोमेटिड्स वो मूव कर रहे होते हैं, मूव टुवर्ड दियर रेस्पेक्टिव पोल, टुवर्ड दियर रेस्पेक्टिव पोल, अपने पोल्स की तरफ जा रहे होते हैं। जो जो उनका पोल होता है उसकी तरफ जा रहे होते हैं। और जब पोल की तरफ जा रहे होते हैं तो किस तरह से दिखता है जाते वक्त? किस तरह से दिखता है जाते वक्त? इस तरह से। पोल्स की तरफ जा रहे होते हैं और जाते वक्त तुम देखोगे कि क्या हो रहा है कि सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर जो है टुवर्ड पोल्स, पोल्स की तरफ होता है, उसका रुख जो होता है पोल्स की तरफ होता है, और आर्म्स जो है पीछे पीछे होता, आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, उसके पीछे पीछे होता है। तो लाइक एनाफेज की तरह यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि सेंट्रोमियर जो होगा वो लीडिंग एज होगा। सेंट्रोमियर को यहाँ पे हम लोग
लीडिंग एज कहेंगे, जो वहां कह रहे थे, और यहाँ पे आर्म को हम लोग लैगिंग एज कहेंगे। लैगिंग एज बोलते हैं हम, आर्म्स को लैगिंग एज बोलेंगे। ठीक है, तो ये देख लो सब कुछ। एनाफेज सेकंड जस्ट लाइक एनाफेज की तरह है, वहां पर भी सेंट्रोमियर स्प्लिट होता था, वहां यहाँ पे भी सेंट्रोमियर स्प्लिट होता। थोड़ा अरेंजमेंट अलग दिख रहा है, लेकिन काम वही हो रहा है। सेंट्रोमियर स्प्लिट होता था, क्रोमेटिड्स गेट सेपरेटेड हो रहा, गेट सेपरेटेड, ठीक है। उसके बाद ये क्रोमेटिड्स जो है अपने पोल्स की तरफ जाते हैं, और जाते वक्त जो सेंट्रोमियर होता है वो पोल्स की तरफ उसका रुख होता है, और टेल उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। तो सेंट्रोमियर को मैंने लीडिंग एज कहा, और आर्म को हम लोग लैगिंग एज कहा। बस अब इसके बाद हम क्या शुरू कर लेते हैं, टीलोफेज सेकंड, जो बिल्कुल टीलोफेज की तरह होता है। टीलोफेज सेकंड है जो बिल्कुल टीलोफेज की तरह होता है, जस्ट लाइक टीलोफेज, जस्ट लाइक टीलोफेज, बिल्कुल टीलोफेज की तरह ही होता है। टीलोफेज की तरह ही होता है। जैसे वहां पे होता क्या था कि अपने रेस्पेक्टिव पोल पे क्रोमेटिड्स पहुंच जाते थे, यहाँ पे भी अपने रेस्पेक्टिव पोल पे क्रोमेटिड्स पहुंच जाएंगे। देखो अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पे ये रेस्पेक्टिव पोल्स एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। यहाँ पे पोल्स ही तो 4 है, बस यही तो फर्क है। ये रेस्पेक्टिव पोल्स हो गए। वो जो भी क्रोमोसोम थे ना, वो यहाँ पे पहुंच गए, अपने रेस्पेक्टिव पोल्स तक पहुंच गए, ऐसे अपने रेस्पेक्टिव पोल्स तक ऐसे पहुंच गए, अपने रेस्पेक्टिव पोल्स तक ऐसे पहुंच गए, पोल्स तक पहुंच गए। हल्का छोटा सा भी ऐसे स्पिंडल फाइबर हम बना रहे हैं कुछ, रेस्पेक्टिव पोल्स तक पहुंच गए। ऑल क्रोमेटिड्स रीच दियर रेस्पेक्टिव पोल्स, अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पे रीच हो जाते हैं। और उसके बाद डीकंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, डीकंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद डीकंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। डीकंडेंसेशन के बाद होगा क्या कि ऑल क्रोमेटिड्स जो है, ऑल क्रोमेटिड्स डीकंडेंस इनटू क्रोमेटिन। डीकंडेंसेशन से क्रोमेटिन ही बनता है, तो क्रोमेटिन बन चुका। तो क्रोमेटिन्स, तो क्रोमेटिन्स में क्रोमेटिन बन गया, क्रोमेटिन बन गया। ऑल क्रोमेटिन्स डीकंडेंस इनटू क्रोमेटिन, यानी ऐसा तुम देखोगे कि जो ये था हमारा क्रोमेटिड्स, वो यहाँ पे ऐसे क्रोमेटिन, यहाँ पे क्रोमेटिन, यहाँ पे क्रोमेटिन, वहाँ पे क्रोमेटिन बन गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाएगा, जो गायब हो गया था प्रोफेज सेकंड में, गायब हो गया था, यहाँ पे रीअपीयर हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो गया है, वहाँ पे डिसअपीयर हो गया था, यहाँ रीअपीयर हो गया। तो 4 न्यूक्लियस बन गया ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो क्या हुआ, रीअपीयर हो गया या रीफॉर्म हो गया। बाकी वैसे ही न्यूक्लियोलस जो थे, न्यूक्लियोलस वो भी डेवलप हो गए, यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी रीअपीयर हो गया। जो गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वह सब कुछ यहाँ पे ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी आ गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह सब कुछ यहीं पे आ गया। गोल्गी बॉडी वगैरह सब यहीं पे आ गए। इसका गोल्गी बॉडी, ये इसका गोल्गी बॉडी,
इसका गोल्गी बॉडी सब आ गया। इस तरीके से मतलब जो जो गायब हो गया था प्रोफेज सेकंड में वो सब कुछ यहाँ पे वापस आ गया। तो सारी बातें हम लिख देते हैं यहीं पे, नोट्स के तरीके से हो जाएगा कि सारे क्रोमेटिड रिकंडेंस होकर क्रोमेटिन बन गया। सबसे पहला काम तो ये है कि क्रोमेटिड्स जो होता है कि क्रोमेटिड्स क्रोमेटिन में तब्दील हो जाता है, क्रोमेटिन में तब्दील हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म या रीअपियर हो जाते हैं। और क्या और क्या और क्या और क्या और क्या, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब के सब क्या होगा, रीअपियर हो जाएगा, रीफॉर्म हो जाएगा, रीअपियर हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे सब कुछ ऐसे हो जाएंगे और हमारे पास 4 न्यूक्लिएटेड सेल बन गया। हमें मिल गया 4 न्यूक्लिएटेड सेल। अब अपने पास 4 न्यूक्लिएटेड सेल है मौजूद और यहाँ पे अपना पूरा मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों ही फिनिश हो जाता है। बस एक छोटा सा टॉपिक इसमें रहता है, वो है साइटोकाइनेसिस। का अंत में साइटोकाइनेसिस होना जरूरी है, वरना सेल का डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, डिवीजन प्रोसेस ये कंप्लीट नहीं होगा। तो अब हम लोग साइटोकाइनेसिस को करते हैं। डायग्राम आराम से लिख लेना, बना लेना। ओके, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है और आखिरी टॉपिक है साइटोकाइनेसिस इस लेक्चर में। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। साइटोप्लाज्म को हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। और क्या बोल रहे हैं कि ये 2 प्रकार का होता है। एक सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस बोलते हैं हम उसको, यहां पे 2 प्रकार का होता है। माइटोसिस में नहीं, मियोसिस में 2 प्रकार का होता है। ये 2 टाइप्स का होता है। एक सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस होता है, सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस होता है, और दूसरा होता है आपका साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस। साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस, 2 प्रकार का साइटोकाइनेसिस होता है। इसको साइमल्टेनियसली साइटोकाइनेसिस, एक साइमल्टेनियस होता है, एक सक्सेसिव होता है। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों क्या चीज है। यहाँ पे ये एक सेल है और सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ये एन है न्यूक्लियस। पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, पहले मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा इस सेल में, और मियोसिस फर्स्ट के अंत में क्या बन जाएगा, तो ये सेल के अंदर हमको 2 न्यूक्लियस मिल जाएंगे। 2 न्यूक्लियस मिल जाएंगे क्योंकि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। तो 2 न्यूक्लियस, एक यहाँ पे न्यूक्लियस और एक यहाँ पे न्यूक्लियस बन गया। अब क्या हो जाएगा कि यहीं पे साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। न्यूक्लियस जैसे 2 बना, उसी पे साइटोकाइनेसिस, यहीं पे साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। इसको फर्स्ट साइटोकाइनेसिस यहीं पे होगा। पहली बात साइटोकाइनेसिस यहीं पे हो जाएगा, फर्स्ट साइटोकाइनेसिस यहीं पे हो जाएगा। और फिर मियोसिस सेकंड अब होगा। साइटोकाइनेसिस होने के बाद मियोसिस सेकंड होगा। ये मियोसिस फर्स्ट था, अब यहाँ पे मियोसिस सेकंड हो जाएगा। मियोसिस सेकंड जब होगा तो फिर ऐसा कंडीशन आ जाएगा, ये सेल है, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, भाई बराबर ही रहेगा सेल, चलो बना दिया कोई नहीं। तो फिर ये वाला न्यूक्लियस भी, अब ये 2 न्यूक्लियस बन गया यहाँ, और ये नीचे वाला न्यूक्लियस भी 2 बन गया। और फिर से एक बार साइटोकाइनेसिस होगा, फिर से एक बार साइटोकाइनेसिस होगा। ऐसे तो हो ही गया था, ये पहले से हो चुका था। अब फिर यहाँ पे भी साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। इसको हम सेकंड साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो डिवाइड होता जाता है न्यूक्लियस नया आता जाता है और साइटोकाइनेसिस होता चला जाता है साथ में। इसको सेकंड साइटोकाइनेसिस हो गया। तो 2 बार साइटोकाइनेसिस होता है। सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस में 2 बार साइटोकाइनेसिस, फर्स्ट एंड सेकंड 2 बार साइटोकाइनेसिस होता है। लेकिन जब साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं, जब साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस की बात करेंगे, तो वहां पे देख क्या रहे हैं कि ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में, सेल में
मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा तो फिर यहां पे दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक यहां पे, एक यहां पे। मियोसिस फर्स्ट हो गया तो उसके बाद ये मियोसिस सेकंड भी होगा, अभी साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। फिर लगे हाथ मियोसिस सेकंड भी अभी हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। और जब फिर से मियोसिस सेकंड जब हो जाएगा तो तुमने देखा था यहां पे चार न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं, चार न्यूक्लियस बन गए और फिर एक साथ साइटोकाइनेसिस हो गया, एक साथ साइटोकाइनेसिस हो गया। इसको हम साइमल्टेनियसली साइटोकाइनेसिस, साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस हम इसको बोल सकते हैं। इस तरह का साइटो एक साथ ही हो रहा है, वन टाइम यहां पे साइटोकाइनेसिस होता है, एक ही बार होता है, वन टाइम लास्ट में साइटोकाइनेसिस होगा। खत्म। सो चैप्टर हमारा खत्म होता है यहां पे। अब हम लोग एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी माँ को, एनसीईआरटी मैया हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पुस्तक है, इसको थोड़ा सा हम और देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या क्या कहता है। रीड कर लेते हैं, एक बार नजर दोहरा लेते हैं सारे पॉइंट्स कवर हुए कि नहीं हुए। देखो ये मियोसिस फर्स्ट वगैरह तो आपने पढ़ ही लिया था। चलो ये मियोसिस सेकंड को देखते हैं सिर्फ। चलो टीलोफेज आपने आज क्लास किया ना, तो टीलोफेज से देख लेते हैं हम लोग, टीलोफेज से हम लोग देख लेते हैं। देखो टीलोफेज फर्स्ट आज से, तो इसमें क्या क्या हो रहा, कॉपी में आराम से तुम देखो पिछले कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपियर होता है, ऐसा भी मैंने कहा था, और साइटोकाइनेसिस फॉलो हो सकता है, हो सकता है कि साइटोकाइनेसिस अभी हो जाए। अगर मान लिया सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस हो रहा तो टीलोफेज फर्स्ट के बाद ही तो होगा, कहने मैंने कहा था ना कि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद भी साइटोकाइनेसिस होता है। चलो हम सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस मान लेते हैं, क्योंकि सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस हो रहा है, सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस हो रहा है, सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस हो रहा है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहीं पे टेलोफेज फर्स्ट के बाद ही साइटोकाइनेसिस फॉलो हुआ है। दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल्स। अब सेल के अंदर डायड होंगे, पूरे का पूरे क्रोमोसोम होंगे, ना कि क्रोमेटिड्स होंगे। तो डायड ऑफ सेल्स होंगे, तो सेल्स के अंदर पूरे का पूरे क्रोमोसोम होंगे ना, अगर यहीं पे हो गया है तो सेल्स के अंदर देखोगे तो पूरे का पूरे क्रोमोसोम मिलेंगे तुमको, क्रोमोसोम के फॉर्म में ही सारे मिलेंगे तुम्हें सेल्स के अंदर। Although in many cases chromosome do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. The stage between two meiotic division is called interkinesis. बस कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले ये साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट इंटरफेज, इंटरफेस का स्टेट जो है थोड़ा सा एक्सट्रीमली एक्सटेंड हो जाता है, not reach, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. Interphase nucleus अपने extremely extended नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, the stage between two meiotic division, दो माइटोसिस डिवीजन के बाद जो स्टेज बिटवीन दो meiotic डिवीजन यानी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में क्या होता है, इंटरकाइनेसिस होता है। एंड इंटरकाइनेसिस जनरली बहुत शॉर्ट, इंटरकाइनेसिस जनरली बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, शॉर्ट। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यहां कोई रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता है इंटरकाइनेसिस के दौरान। इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाय, इंटरकाइनेसिस के जस्ट बाद क्या होगा, प्रोफेज सेकंड, यानी कि मियोसिस सेकंड हो जाएगा। मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज फर्स्ट। जो प्रोफेज फर्स्ट
होता है ना, उसके कंपेयर में काफी सिंपल होता है प्रोफेस सेकंड। कितने का? अच्छा, एक सेकंड। स्ट्रिंग कैसे में? ये तो है, ऊपर नीचे तो हो रहा, बट ये लार्ज नहीं हो रहा। दिक्कत यही है। कौन सा चैप्टर था? इसकी बात कर रहा था। इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, मैक्सिमम है आई थिंक। इसमें इधर धुंधला धुंधला आएगा, फिर ज़्यादा अगर बड़ा कर देते हैं। देखिए अब देखो, ठीक है, अब देखो, अब दिखेगा। यहाँ पे हम लोग थे, कुछ ज़्यादा ही दिख रहा। क्या गया है कमेंट्स? इसकी बात कर रहे हैं, प्रोफेस सेकंड की बात कर रहे हैं। प्रोफेस सेकंड, जिसमें ये मियोसिस सेकंड का पहला स्टेज है, इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। ये भी हो सकता है। और ये एनसीईआरटी बेसिकली जो है ना सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस को डील कर रहा है। उन्होंने कहा मियोसिस फर्स्ट के बाद साइटोकाइनेसिस एक बार हो जाता है, उसके बाद वो कर रहा है मियोसिस सेकंड स्टार्ट होता है। और ये भी कहा कि जैसे वो मियोसिस साइटोकाइनेसिस होता है एक बार, फर्स्ट साइटोकाइनेसिस यानी फर्स्ट साइटोकाइनेसिस जैसे हो जाता है, ये शायद ना दिख रहा हो इसलिए कलर चेंज कर देते हैं। फर्स्ट साइटोकाइनेसिस जैसे हो जाता है, जस्ट उसके बाद जो है मियोसिस सेकंड इनिशिएट होता है। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम है फुल्ली एलोंगेटेड, यूजुअली क्रोमोसोम फुल्ली एलोंगेटेड होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट मियोसिस फर्स्ट, उसी कंट्रास्ट में मियोसिस सेकंड रिजेंबल इन नॉर्मल माइटोसिस। बस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ द प्रोफेज सेकंड। फिगर में देख रहा होगा आप, एक मिनट, फिगर में आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएंगे, तुम देख सकते हो फिगर में। तो आगे देखेंगे, आगे देख लेंगे, आगे देख लेते हैं। बाय द एंड ऑफ प्रोफेज, ये फिगर हम बांध रहे हैं। क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, यानी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। कंपैक्ट मतलब कंडेंस्ड, कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस हो जाएगा तो क्रोमोसोम ही बनेगा। फिर स्टार्ट हो जाता है मेटाफेज सेकंड। एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर एट एंड माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल। अपोजिट पोल से माइक्रोट्यूब्यूल निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर कहते हैं, गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो भी क्रोमैटिड्स है उसके काइनेटोकोर से अटैच्ड हो जाते हैं। फिर आ जाता है हमारा एनाफेज सेकंड, सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं क्योंकि काइनेटोकोर जब हम बना रहे होते हैं, देखो इस तरह से तो पूरा अभी क्रोमोसोम ही है, एक सेंट्रोमियर होता है इसमें, ऐसे एक सेंट्रोमियर होता है, और काइनेटोकोर एक इस तरफ बना हुआ होगा, एक इस तरफ बना हुआ होगा, और फिर
इस तरह से स्पिंडल फाइबर अराइज होता है। तो हम क्या देते हैं, एक सिस्टर क्रोमेटिड, एक सिस्टर क्रोमेटिड, हर सिस्टर क्रोमेटिड्स के लिए एक काइनेटोकोर होता है, इसलिए बोला काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, उसके साथ अटैच हो रहा, उसके साथ अटैच हो रहा। बाकी एनाफेज सेकेंड, इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, एक साथ जितने सेंट्रोमियर है सबका टूट जाएगा, हर क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है टूट जाएगा, which was holding the sister chromatids, और sister chromatids होल्ड कर देगा टुगेदर एक साथ, allowing them move toward the opposite poles, और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगेगा सेल के, ठीक है। बस शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू द काइनेटोकोर, बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से जो माइक्रोट्यूब्यूल यानी स्पिंडल फाइबर, यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल कह रहे हैं, मैं यहाँ से तुम्हें समझोगे क्या, स्पिंडल फाइबर, जो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच्ड हुआ था, तो मूव जब कर रहा है, जब मूव कर रहा है तो वो धीरे 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 ये स्पिंडल फाइबर जो होता है शॉर्ट हो जाता है, धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हो जाता है, स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। ये देखो डायग्राम, ये है, तुमको दिख रहा होगा ये डायग्राम, ये मियोसिस फर्स्ट के बाद, मियोसिस फर्स्ट के बाद तुम्हें देखना, प्रोफेज सेकंड, ये देख रहे हो प्रोफेज सेकंड, दोनों सेम, प्रोफेज सेकंड के एकदम लास्ट में जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो यहाँ से देख रहे हो कि ये स्पिंडल फाइबर आके यहाँ काइनेटोकोर से ऐसे अटैच्ड है, ये सेंट्रोजोम से, ये सेंट्रोजोम से, और यहाँ मेटाफेज सेकंड में एक प्लेन में अरेंज हो गए हैं, बिल्कुल सिमिलर है, एक प्लेन में अरेंज हो गए हैं कुछ इस तरीके से, प्लेन में बिल्कुल वो माइटोसिस की तरह ही मतलब दिखा रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे ये प्रोफेज है ना, वैसे ही हो रहा है। अब चूंकि यहाँ पे दो सेल है ना, दो सेल बन गया, इसलिए दो डायग्राम बना हुआ है। कहाँ गया अपना ये, अच्छा यहाँ पे कमेंट्स में, तो तुम देख रहे हो अब चूंकि दो सेल बन गए, साइटोकाइनेसिस के बाद हमने यहाँ पे मियोसिस सेकंड पढ़ रहे हैं, तो दो सेल बन चुके हैं, तो एक सेल ये है कि सेल फर्स्ट है, पहला सेल मान लेते हैं इसको, सेल सेकंड है मान लेते हैं, ये सेल फर्स्ट सेल सेकंड के अंदर दो सेल है, सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस हुआ है, पहला साइटोकाइनेसिस फर्स्ट साइटोकाइनेसिस हो गया, तो दो सेल बन चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं, अब ये दोनों में ऐसे मियोसिस सेकंड चल रहा है, तो प्रोफेज सेकंड इसमें भी है, प्रोफेज सेकंड इसमें भी है, दोनों ही क्या है, प्रोफेज सेकंड है, ये भी क्या है, प्रोफेज सेकंड है, दोनों में प्रोफेज सेकंड है, प्रोफेज सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है, तो ऐसा कंडीशन, यहाँ प्लेन आ गया, इसको हम मेटाफेजिक प्लेन कहेंगे, मेटाफेजिक प्लेन या मेटाफेजिक प्लेट है, ये प्लेट है आपका, ठीक है, यहाँ बन गया। एनाफेज में आए, एनाफेज में क्या हुआ, एनाफेज में क्या हुआ, यहाँ सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, ऊपर भी और नीचे भी तुम्हें सेंट्रोमियर स्प्लिट दिखाई देगा, स्प्लिट हो चुका है, और क्रोमेटिड्स जो है देखो मूव कर रहा है, ये क्रोमेटिड्स है, ये आर्म्स है, मूव कर रहा है, और ये देखो सेंट्रोमियर है जो पोल्स की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे हमने बात किया था वो सारी चीज़ वही लिखा हुआ है। लास्ट में हम देखेंगे क्या, ये टेलोफेज सेकंड पे पहुंचा है, ये क्रोमेटिड्स अपने तो बिल्कुल रेस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद डिकंडेंस होकर क्रोमेटिन मटेरियल में तब्दील हो जाएगा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें अब आगे हम पढ़ेंगे। ओके वेरी गुड, ये टेलोफेज सेकंड का बस इतना ही है। तो टेलोफेज सेकंड में टेलोफेज सेकंड में देखो मियोसिस एंड विथ टेलोफेज सेकंड, ठीक है, मियोसिस एंड विथ टेलोफेज, जिस जब टेलोफेज सेकंड कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा मियोसिस एंड हो जाएगा, इन विच टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स, two group of chromosomes once again get enclosed by a nuclear membrane, two group of, एक ऊपर नीचे ग्रुप और नीचे ग्रुप, दो ग्रुप में है, यहाँ पे दो ग्रुप में, एक ऊपर एक नीचे में, once again enclosed by nuclear membrane, cytokinesis follows resulting in the formation of tetrad of cells,
एंड 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स वगैरह। देखो अगर साइटोकाइनेसिस हो गया तो 2 ग्रुप नहीं बनेगा, लेकिन अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, सक्सेसिव नहीं है, साइमल्टेनियस है, तब 2 ग्रुप बनेगा। तो साइमल्टेनियस है तब 2 ग्रुप बनेगा। ऊपर जो डायग्राम दिया है वो सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस का ही डायग्राम है। यहाँ पे अब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस होता, हमने पहले शुरू में ही बात कर ली थी कि मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ ए स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज, जो भी स्पीसीज का स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर होता है उसको कंजर्व कर सके, ना बढ़ सके ना घट सके, ओवरऑल रिप्रोडक्शन होगा। 2 अलग अलग तरीके का सेल्स बनेंगे, दो अलग अलग तरीके का सेल्स का फ्यूजन होगा, स्पर्म और ओवम का इस तरह फ्यूजन होता। अगर मियोसिस नहीं होता तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाता, जो हम देख रहे थे। तो वेरिएशन भी लाया जाए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल कंजर्व रहे, कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन, achieved across generation in sexually reproducing organism। जनरेशन बाय जनरेशन ऑर्गेनिज्म आ रहा है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम अनइवन नहीं हो, इसीलिए मियोसिस लाया गया। इवन थ्रो वही मियोसिस इकलौता एक सॉल्यूशन है। इवन थ्रो प्रोसेस एज पर द पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। तो एज पर देखा जाए, एज पर से कि पैराडॉक्सिकली क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है एंड इन also increases genetically variability, और genetically variability लेके आता है, genetic variation ही तो चाहिए थे in the population of organism from one generation to next generation, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जब पहुंचते हैं। वेरिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के लिए वेरिएशन बहुत जरूरी है और वेरिएशन लाने के लिए मियोसिस ही एक इकलौता सॉल्यूशन था। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी पी वाइज क्यूज है वो आप लोगों को करना है और फिर बताना है कि पी वाइज क्यूज करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। पहली बार पी वाइज क्यूज में जो सवाल पुराने होंगे, जो आउट ऑफ सिलेबस होंगे, वो नहीं बनेंगे, उसको करना भी नहीं है। जो आपके एनसीईआरटी में उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आता है तो आपको हो जाएगा, प्योरली है। आप एनसीईआरटी लेवल का कोई भी सवाल करें और उसी की प्रैक्टिस करें। नीट जो है 2025 भी वही होने वाला है, एनसीईआरटी बेस्ट ही होगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट हम कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।